हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस क्रॉप के बारे में बात करने जा रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि खाने के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज का हमारा क्रॉप है, ड्रम रोल प्लीज, राइस। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट कि इसको क्या चाहिए, इसको हम कैसे अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली ग्रोन क्रॉप अगर हम अपने कंट्री के बारे में बात करें तो इसीलिए एक भारतीय होने की निशानी होना चाहिए कि हमको पता हो कि राइस को हम कैसे कल्टीवेट करते हैं अच्छे से। तो शुरू करते हैं। देखो, राइस के बारे में बहुत ज़्यादा मिक्स्ड आइडियाज़ हमको सबको थोड़े बहुत होते हैं। आज उन सभी चीज़ों को हम लोग एकदम अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करेंगे। तो राइस का जो ओरिजिन है उसको हम लोग मानते हैं इंडो बर्मल रीजन को। ठीक है, और जूट का ओरिजिन भी इंडो बर्मल रीजन था। कॉटन का क्या था वो मुझे कमेंट करके बताओ। तो इंडो बर्मल रीजन को हम राइस का ओरिजिन मानते हैं। और राइस एक ऐसा क्रॉप है ना जिसके लिए एक होता है टेम्परेचर, एक होता है रेनफॉल, एक होता है आपका सनलाइट। ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जो थोड़े भी ऊपर नीचे होते हैं और ईल्ड बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो डिस्कस करते हैं इसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स को। सबसे पहले टेम्परेचर के लिए इसकी अलग अलग ग्रोथ स्टेजेस में अलग अलग टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि जर्मिनेशन पीरियड में राइस को चाहिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर फेवर करता है जर्मिनेशन के प्रोसेस को। ठीक है, थोड़ा सा वार्मर टेम्परेचर में ही जर्मिनेशन होती है, लेकिन आपको जो चीज़ याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है कि अगर टेम्परेचर 16 डिग्री से कम हुआ तो जर्मिनेशन नहीं हो सकता। 20 डिग्री पे थोड़ा सा जर्मिनेशन स्लो हो जाता है, लेकिन 16 से कम पे पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, जब इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ वाली स्टेज है, अब देखो वेजिटेटिव ग्रोथ वाली स्टेज में आ जाते हैं आपके प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस। तो ऐसे स्टेज में ज़्यादातर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस में आपका काम हो जाता है। इसके बाद आता है आपका राइपनिंग स्टेज, जो कि थोड़ा सा माइल्डर वार्मथ में आपके जो ग्रेन्स होते हैं वो राइपन होते हैं। तो दैट इज अबाउट 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो गई। इसके अलावा अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो सॉइल का टेम्परेचर भी 20 से 40 डिग्री उसका रेंज होता है। अगर 20 डिग्री से सॉइल का टेम्परेचर कम हुआ तो भी कुछ नहीं होने वाला, आपका क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। और 40 डिग्री से ऊपर हुआ तो डेसिकेशन होने लगता है, तभी भी क्रॉप ग्रो नहीं करता। इसके अलावा रेनफॉल, अगर मैं रेनफॉल की बात करूं तो एक चीज आपको याद रखना है, राइस इज अ वाटर लविंग क्रॉप। अच्छा खासा 100 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल इसको चाहिए, या तो फिर आप उसको इरिगेशन के थ्रू उतना वाटर अगर उसकी रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हो तो दैट इज ओके। अदर देन दैट प्रॉपर ह्यूमिडिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड 60 to 70%। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके सनलाइट, ओके, तो जो फोटो पीरियड है 12 घंटे सनलाइट राइस को चाहिए। तो राइस वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेटिक कंडीशंस में सबसे ज़्यादा थ्राइव करता है। उसको हाई इंटेंसिटी सनलाइट मिलने से बेटर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सनलाइट होने के वजह से भी जो आपके टिलर्स होते हैं उनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो वो चीज़ जब वेजिटेटिव फेज होता है तो उस वक्त उस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो ये क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स है आपके राइस के। अब अपने इंडिया में इतनी बड़ी तादाद में राइस को लगाया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि हर जगह एक टाइप के सॉइल में हम राइस लगा लेते होंगे? नहीं। तो राइस की खास बात यह है कि राइस को हम किसी भी तरीके के सॉइल में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने इनिशियली बताया कि इट्स अ वाटर लविंग क्रॉप। तो वाटर लविंग होने से इसका ये मतलब है कि अगर इसको ऐसा सॉइल मिले जो वाटर को होल्ड कर सके, जैसे कि क्लेई सॉइल हो गया, क्लेई लोम हो गया, तो इसके लिए बेस्ट होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो भी हम इसको किसी भी तरीके के सॉइल में आराम से लगा सकते हैं। तो जो आपके राइस होता है उसका पूरा उसका पूरा लाइफ साइकिल होता है वो डिवाइडेड होता है इनटू 3 फेजेस: वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज एंड मेच्योरिटी फेज, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पूरे राइस के लाइफ साइकिल की, कि उसकी सीडलिंग एक जर्मिनेट होने से लेकर के वो जब तक अपने ग्रेन हम अपडेट नहीं कर लेते उसका पूरा लाइफ साइकिल कैसे चलता है। तो सबसे पहला स्टेज उसकी लाइफ में आता है वेजिटेटिव स्टेज, जिसके अंदर भी सबसे पहले हम बात करते हैं सीडलिंग स्टेज या नर्सरी स्टेज की। इस स्टेज में जनरली हम लोग राइस को ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू लगाते हैं। तो इस स्टेज में राइस को हम जर्मिनेट कराते हैं और सीडलिंग के फॉर्म में डेवलप करते हैं। जब राइस 3 से 4 लीफ स्टेज में आ जाता है, जब उसके अंदर प्राइमरी रूट्स डेवलप हो जाती हैं, तब हम लोग उसको नर्सरी से उखाड़ के ले जा करके मेन फील्ड में लगाते हैं। जब आप उसको मेन फील्ड में लगाओगे वो एक्टिव वेजिटेटिव स्टेज होता है, जिसमें अभी हम उसको नर्सरी में प्रोटेक्टेड कंडीशंस में लगाए हुए थे, अब मैं उसको उठा के ले जा करके एक फील्ड में ले जा करके मैंने लगा दिया, जो कि बिल्कुल कंडीशन सेम नहीं है।
तो उसको रिकवर करने में, एक जगह से आपने उसको अपरूट किया है, दूसरे जगह रीरूटिंग स्टार्ट करने में उसको 9 दिन का समय चाहिए होता है। वो उसका रिकवरी स्टेज होता है। रिकवर करने के बाद वो नए रूट्स डेवलप करता है और नए रूट्स डेवलप करके अपने आप को वेल एस्टैब्लिश करता है। फिर आती है टिलरिंग स्टेज। टिलर्स, अच्छा मुझे ये बताओ कितने लोग टिलर्स और पेनिकल्स में कंफ्यूज्ड हैं कि टिलर्स क्या होते हैं और पेनिकल्स क्या होते हैं। कभी राइस का पौधा देखा है आपने? टिलर्स जो होते हैं ना काइंड ऑफ ब्रांचेस की तरह है उस पौधे के, ठीक है, और जो आपके पेनिकल है वो उसका फ्लावरिंग पार्ट है। तो जो टिलर्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, दैट इज मैक्सिमम टिलरिंग स्टेज। जो टिलर्स होते हैं वही एक्चुअली पेनिकल्स को बियर करते हैं। और उसके बाद आता है आपका वेजिटेटिव लैग स्टेज, विच इज अ ट्रांजिशन बिटवीन आपका वेजिटेटिव फेज एंड आपका रिप्रोडक्टिव फेज। तो आपका जो वेजिटेटिव फेज है हमने देखा वो खत्म हो रहा है एट मैक्सिमम टिलरिंग, जब हमारे ब्रांचेस अच्छे से ग्रो कर चुके हैं। अब आता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि शुरुआत होता है पेनिकल्स के इनिशिएट होने से, पेनिकल इनिशिएशन से। सो फ्रॉम द बेस ऑफ द टिलर्स हमारी जो बालियाँ होती हैं वो इनिशिएट निकलना शुरू करती हैं। इसके बाद पेनिकल जब इनिशिएट हो रहा होता है, पेनिकल इनिशिएशन हो रहा होता है, तब जो आपकी इंटर नोड्स होते हैं उसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, ताकि जब बालियाँ निकले ना वो लीव्स को भी क्रॉस करके बाहर की तरफ निकले, ताकि वो सनलाइट को रिसीव कर सके। तो इंटर नोड इलोंगेशन होता है। इसके बाद जो आपकी पेनिकल्स होते हैं वो एक फ्लैग लीफ शेथ से कवर्ड होते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिस इज अ फ्लैग लीफ शेथ, जिससे कि वो कवर्ड होते हैं और उसे हम कहते हैं बूटिंग स्टेज। और जब वो उससे बाहर निकल जाते हैं देन दैट इज हेडिंग स्टेज, ठीक है। हेडिंग स्टेज के बाद लास्टली आपका फ्लावरिंग आता है, एंथेसिस, जहाँ पे फ्लावर स्पाइकलेट आपका ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज आपका खत्म हुआ। अब हमको मिला है एक इमेच्योर बालियाँ, फ्लावरिंग हो गई है, फ्लावरिंग से उसको फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी तक लेके जाने के फेज को हम मेच्योरिटी स्टेज कहते हैं, विच इज द लास्ट स्टेज ऑफ ये आपके क्रॉप का लाइफ साइकिल। सो योर मेच्योरिटी स्टेज इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू मिल्क स्टेज, डो स्टेज एंड मेच्योरिटी स्टेज। मिल्क स्टेज जो है वो आपका 7 से 12 डेज आफ्टर फ्लावरिंग में आता है, जहाँ पे नाउ द ग्रेन्स आर बीइंग फिल्ड विद अ मिल्की फ्लूइड, जो डो स्टेज में जाके थोड़ा सा सॉलिडिफाई होता है। एंड फाइनली मेच्योरिटी स्टेज जो कि आपका 30 डेज तक चलता है, उस स्टेज में जाकर के ये जो आपका क्रॉप है ये मैच्योर हो जाता है और ग्रेन्स आपके हार्डन हो जाते हैं। राइस के क्रॉप को ग्रो करने के लिए लैंड प्रिपरेशन में सबसे मेजर जो टर्म आता है, जो हमने बहुत बार सुना भी होगा, दैट इज पडलिंग, जिसको हम कहते हैं कीचड़ मचाना। ये क्या होता है? देखो, दिस इज़ वेरी सिमिलर टू जब हम आटा गूंथते हैं, उससे सिमिलर ये कॉन्सेप्ट है। इसके केस में हम लोग सॉइल को वाटर के साथ बहुत थरली मिक्स करते हैं, यानी कि वाटर ऐड करते हैं और वेट सॉइल में हम लोग बहुत थरो प्लोइंग एंड हैरोइंग करते हैं। अब इससे होता क्या है, प्लोइंग हैरोइंग करने से होता क्या है सॉइल के अंदर? देखो, मैंने जैसे बताया राइस इज़ अ वाटर लविंग क्रॉप, तो हम ये चीज़, इट इज़ ऑल्सो नाइट्रोजन लविंग एज वेल, तो हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम उसमें पानी दे रहे हैं और पानी जो है वो लॉस हो जा रहा है लीचिंग के थ्रू। तो वो चीज़ प्रिवेंट करने के लिए पडलिंग इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि पडलिंग के थ्रू हम लोग जब सॉइल को इतना ज़्यादा मिक्स करते हैं वाटर के साथ, एक इम्परवियस लेयर क्रिएट हो जाती है, जो कि वाटर को लीच डाउन करने को अलाउ नहीं करती, न्यूट्रिएंट्स को लीच डाउन करने को अलाउ नहीं करती। साथ में इस मेथड को करने की वजह से वीड्स भी सारे उस कीचड़ में, मड में बरी हो जाते हैं। तो दैट इज़ पडलिंग। क्या है पडलिंग का डेफिनेशन अगर मैं बात करूँ तो पडलिंग इज a process of plowing and harrowing wet soil under standing water to convert it into soft, muddy and impervious layer which is suitable for rice का cultivation। ठीक है, इससे क्या क्या चीज़ें हो रही है? देखो, another objective of this is easy transplanting, क्योंकि रोपा लगाना या ट्रांसप्लांटिंग जब हम करते हैं उसमें जब पानी स्टैंडिंग वाटर अवेलेबल होता है, अगर आपने, देखो ट्रांसप्लांटिंग बहुत कॉम्प्लेक्स है, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप उसको लगा दे रहे हो क्रॉप को तो उसके रूट्स बेंड हो जाएंगे और वो ग्रो नहीं कर पाएगा। बहुत ज़्यादा शैलो है, अगर सॉइल के कांटेक्ट में नहीं है तभी भी ग्रो नहीं कर पाएगा। तो जब हम लोग पडलिंग करते हैं वो एक तरीके से ट्रांसप्लांटिंग के प्रोसेस को भी फैसिलिटेट करता है, साथ में वाटर लॉस तो प्रिवेंट, न्यूट्रिएंट लॉस को भी प्रिवेंट कर रहा है, एट द सेम टाइम enhances root anchorage and early crop establishment as well। तो ये आपके पडलिंग के बारे में हो गया, लैंड प्रिपरेशन ऑफ राइस।
जब हमने डिस्कस किया राइस के लाइफ साइकिल को, तो हमने देखा सबसे पहला स्टेज आता है नर्सरी स्टेज या फिर सीडलिंग स्टेज। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बेस बन रहा है आपके क्रॉप का। तो इसको इस तरीके से समझो कि जैसे हम लोग जब तक हम अपने घर में रहते हैं, एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, हम जब थोड़े से स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाते हैं, स्मार्ट इनफ हो जाते हैं, तो मम्मी पापा हमको कॉलेज जाने के लिए या फर्दर स्कूलिंग के लिए घर से भेज देते हैं। तो जो जब तक हम घर पे हैं प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, वो हमारा नर्सरी स्टेज है। उसी तरीके से क्रॉप को भी 25 से 30 दिन का नर्सरी स्टेज, पहले हम नर्सरी में उसको जर्मिनेट कराते हैं, उसकी सीडलिंग स्टेज तक लेके आते हैं। इसके बाद हम लोग उसको अपरूट करते हैं और ले जा करके मेन फील्ड में ले जा करके लगाते हैं। तो नर्सरी एस्टैब्लिशमेंट राइस में 3 तरीके से आप कर सकते हो, वेट मेथड, ड्राई मेथड एंड डिपॉग मेथड। इन तीनों को हम लोग डिटेल में एक एक करके समझते हैं। वेट मेथड ऑफ नर्सरी एस्टैब्लिशमेंट बहुत सिंपल है। वेट मेथड में आप क्या करोगे, जिस तरीके से हम मेन क्रॉप में ट्रेडिशनली राइस को लगाते हैं, सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वेट मेथड में। तो वेट मेथड में सबसे पहले आपको लैंड को पानी डाल के अच्छे से पडलिंग कर लेनी है, लेवलिंग कर लेनी है। इसके बाद हम लोग डालते हैं उसमें प्री जर्मिनेटेड सीड्स। अब प्री जर्मिनेटेड सीड्स क्या होते हैं, तो देखो एक्चुअली में क्या होता है, जब हम सीड्स को ना पहले से जर्मिनेट करा दें, प्री जर्मिनेशन का सिंपल सा मतलब है जैसे हम लोग स्प्राउट्स खाते हैं, चने को हमने पानी में डाला, उसके बाद थोड़ी देर के लिए उससे पानी हटा के उसको ऐसे रख दिया, तो वो उसमें क्या आ जाती है, स्प्राउटिंग आ जाती है। सेम चीज़ हम लोग करते हैं गेहूं के बीजों के साथ। पहले हम लोग उसको 24 घंटे पानी में सोक करके रखते हैं, उसके बाद उस पानी हटाते हैं, पानी को ड्रेन करके उसको हम लोग एक जूट के बोरे में ढक करके रख देते हैं, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। तो हम लोग जर्मिनेशन के लिए सॉइल पे डिपेंडेंट नहीं है कि सॉइल में जाने के बाद वो जर्मिनेट कर रहा है कि नहीं। प्री जर्मिनेटेड सीड को यूनिफॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, अपने पडल्ड फील्ड में ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, और उसके बाद जब सीडलिंग इस्टेब्लिश हो जाती है, 3 to 4 लीव स्टेजेस तक पहुंच जाती है, ईजिली उसको अपरूट करके हम अपने मेन फील्ड में लगा देते हैं। तो दिस इज योर वेट मेथड। ठीक है, वेट मेथड अच्छा, इसलिए इसमें 25 से 30 दिन में आपको आपका सीडलिंग मिल जाता है। इसके बाद इसमें ना अपरूटिंग बहुत आसानी से हो जाती है क्योंकि पानी है, स्टैंडिंग वाटर मेंटेन्ड है, तो इस वजह से उसको अपरूट करना आसान है। बहुत ज़्यादा उसको ट्रांसप्लांटिंग शॉक नहीं लगता है कंपेयर टू जब हम लोग ड्राई मेथड को अडॉप्ट कर। केस ऑफ लाइट सॉइल, लेट्स से, या तो सॉइल लाइट है या तो मान लो आपके पास इतना पानी अवेलेबल नहीं है कि आप वहाँ पे स्टैंडिंग वाटर क्रिएट कर सको, उसके केस में हम लोग यूज़ करते हैं ड्राई मेथड। अब ड्राई मेथड को आप कैसे फॉलो करोगे, देखो लैंड को थॉरोली प्रिपेयर कर लो, यानी कि प्लोइंग करो, उसमें लेवलिंग करो, लेकिन बिना पानी के, पडलिंग नहीं कर रहे हम। ठीक है, इसके बाद हम लोग बनाते हैं रिजेस एंड फरोज। रिजेस बनाने का रीज़न ये है कि जब हम पानी उसमें डालेंगे, क्योंकि इरिगेशन तो करना पड़ेगा, भले हम स्टैंडिंग वाटर नहीं रख रहे, लेकिन जब हमने वहाँ पे अपनी सीड्स को जर्मिनेट करेंगे, जब रखेंगे, तब जब हम लोग इरिगेशन करेंगे तो ड्रेनेज आराम से हो पाएगा। ड्रेनेज ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर रूट जोन में पानी कॉन्स्टेंटली भरा रहेगा इस केस में, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी, और ऑक्सीजन चाहिए हमको सीड्स को जर्मिनेट कराने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग प्री जर्मिनेटेड सीड्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग लैंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, रिजेस एंड फरोज बना रहे हैं, उसमें अपने बीज का छिड़काव कर रहे हैं, और उसके बाद उसको हम लोग इरिगेशन दे रहे हैं इंटरवल्स में, और उससे हमारा जो सीडलिंग है वो डेवलप होता है। तो इसके केस में अगर आपके पास पानी बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर लाइट सॉइल में अगर हम लोग ग्रो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ड्राई मेथड का यूज़ कर सकते हैं नर्सरी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। फाइनली हम बात करने वाले हैं डेपॉग मेथड ऑफ नर्सरी इस्टेब्लिशमेंट की। अब ये एक बहुत यूनिक मेथड है। देखो, जब हमारे पास पहले हम लोग वेट मेथड यूज़ कर रहे थे, हमको लगा कि यार पानी अगर नहीं हो तब कैसे करेंगे, तब हमने ड्राई मेथड इस्टेब्लिश किया। अब कोई बंदा आया, उसने बोला कि तुम्हारे पास अगर सॉइल नहीं है ना, तो भी तुम नर्सरी इस्टेब्लिश कर सकते हो इस डेपॉग मेथड के थ्रू। तो देखो, सॉइल और प्लांट का क्या रिलेशन है, सॉइल से हमारे जो सीड है उसको मिलेगी न्यूट्रिएंट्स, और वो न्यूट्रिएंट्स की मदद से सीडलिंग बनाएगा। नर्सरी में यही रोल है उसका। अब अगर मान लो कि हमारे पास सॉइल नहीं है, अगर हम बिना सॉइल के नर्सरी इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, तो किस वे में करते हैं, वो हम डेपॉग मेथड्स के थ्रू करते हैं। या तो कोई पॉलीथीन शीट हम एक फ्लैट सरफेस में बिछा देंगे, या तो फिर कोई बनाना लीव से हम एक फ्लैट सरफेस को कवर कर देंगे। इसके बाद हम लोग अपने प्री जर्मिनेटेड सीड को, जैसे मैंने बताया कि उसको हम प्री जर्मिनेट किस वे में करते हैं, प्री जर्मिनेटेड सीड को आपको फैला देना है और उसको आपको कॉन्स्टेंटली इरिगेट करना है। यहाँ पे आपका जो सीडलिंग है वो इमर्ज होता है विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रिएंट स्टोर्ड इन द सीड इटसेल्फ। जो न्यूट्रिएंट सीड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है,
उसको बस हमने पानी दिया है और उसके थ्रू वो सीडलिंग डेवलप होता है। सीडलिंग जब डेवलप होता है, जो रूट्स होते हैं सभी सीडलिंग्स के वो साथ में मिक्स हो जाते हैं, साथ में गुथ जाते हैं और एक मैट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, जिसको बाद में कट करके हम लोग जाके अपने मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इतना ही सिंपल है ये डेपोग मेथड या फिर मैट मेथड ऑफ नर्सरी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये आपके 3 नर्सरी इस्टेब्लिशमेंट के मेथड